कहाँ तक पहुंचे हम लोग? नोड्यूल फॉर्मेशन पढ़ेंगे। राइजोबियम लेग्यूम सिम्बायोसिस पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे रूट नोड्यूल फॉर्मेशन टॉपिक, है ना। मैंने कल आपको बताई ये बात कि भाई एंजाइम जो काम करता है नाइट्रोजनेज, कौन सा? वो नाइट्रोजनेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि एनारोबिक कंडीशंस में ही एक्टिवेट होता है, क्योंकि एरोबिक कंडीशन में वो ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेगा तो नुकसान हो सकता है, क्योंकि एफिशिएंसी जो है वर्क की नाइट्रोजनेज के वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो कंपटीशन करता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ। तो जो भी दोनों में से गैस ज्यादा अमाउंट में होगी वही उसके साथ जुड़ेगी। कौन से एंजाइम की बात चल रही है? नाइट्रोजनेज एंजाइम की बात चल रही है। सही है बात या नहीं? अब यहां आपको ऐसे समझना है कि जब हम रूट नोड्यूल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर में आप बताइए सबसे बाहर होता है एपिडर्मिस। सही है, ये सबसे बाहर है। ये क्या है? और एपिडर्मिस के अंदर की तरफ हम बताते हैं एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स की सबसे लास्ट वाली लेयर जो होती है उसे हम एंडोडर्मिस बोलते हैं। पढ़ा था ना ऐसा हमने? एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल के अंदर की तरफ हम पढ़ते हैं जाइलम को, है ना। जाइलम हम बताते हैं प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम वाला कॉन्सेप्ट ऐसे। सही है। और ये वाला जो हिस्सा है एपिडर्मिस से एंडोडर्मिस की तरफ, वो कॉर्टेक्स है। ठीक है। और एपिडर्मिस जो होती है उस एपिडर्मिस पर हम बताते हैं कि भाई रूट हेयर फॉर्मेशन होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्या है? रूट हेयर है। और बाहर जो सॉइल है ना बच्चे, इस सॉइल के अंदर प्रेजेंट है बैक्टीरिया राइजोबियम। कौन सा बैक्टीरिया है? राइजोबियम। सही है। राइजोबियम जब फ्री लिविंग कंडीशन में रहता है, कल भी अपनी बात हुई थी कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता, एरोबिक होता है। नाइट्रोजनेज एंजाइम उसमें काम नहीं करता। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए राइजोबियम बैक्टीरिया का लेग्यूम रूट के अंदर आना जरूरी है। बात आती है रिकॉग्निशन की, कि राइजोबियम लेग्यूम को और लेग्यूम राइजोबियम को पहचानता कैसे है। तो आप इसमें बताएंगे कि भाई राइजोबियम और लेग्यूम प्लांट की रूट में केमिकल इंटरेक्शंस होती हैं। क्या होती हैं? केमिकल इंटरेक्शंस होती हैं कि जो रूट हेयर है वो कुछ एल्केलॉइड्स को यहाँ पर सिक्रीट करता है, उनके नाम याद करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे राइजोबियम जो होता है वो भी कुछ केमिकल्स को सिक्रीट करता है, दोनों में इंटरेक्शंस होती हैं, तो वो पहचानता है कि यस यही बैक्टीरिया है हमारी रूट के लिए। और रूट पहचानती है बैक्टीरिया को और बैक्टीरिया पहचानता है रूट को। मतलब केमिकल इंटरेक्शंस होती हैं, उनको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमारे सिलेबस में है नहीं। फिर भी किसी को लगे कि मेरा सिलेक्शन उसी वजह से रुका हुआ, तो मैं केमिकल्स के नाम भी बता सकता हूँ आपको कि कौन क्या सिक्रिएट करता है और कैसे इंटरेक्शंस होती है, उसमें जितनी जानकारी है दे सकता हूँ, लेकिन सिलेबस में नहीं है तो नीट पे नहीं पूछी जाएगी। लेकिन हाँ ये बात याद रखिएगा कि भाई जो मूवमेंट होती है राइजोबियम के रूट की तरफ केमिकल्स की वजह से, इसे हम कीमोटैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं?
कीमोटैक्टिक मूवमेंट बोलते हैं। दो तरह की मूवमेंट होती है, कीमोटैक्टिक होती है, एक कीमोट्रॉपिक होती है। एक होता है केमिकल्स की ओर जाना और एक होता है केमिकल की वजह से होने वाली मूवमेंट। तो केमिकल की वजह से होती है तो कीमोट्रॉपिक है, और अगर केमिकल्स की तरफ होती है तो उसको कीमोटैक्टिक कहते हैं। तो यहाँ रूट जो केमिकल सिक्रीट करती है उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, और ये जाकर चिपक जाता है कहां पर, रूट हेयर पर। अब रूट हेयर पर जब जाकर ये जुड़ता है, चिपकता है, तो आप बताओ कि जैसे ये रूट हेयर है, रूट हेयर में बैक्टीरिया जाकर इस हिस्से में चिपक गए, तो बताओ कि रूट हेयर के जिस हिस्से में तो बैक्टीरिया चिपक जाते हैं वो वाला हिस्सा तो ग्रो नहीं करता, लेकिन दूसरा हिस्सा रूट हेयर का क्या करता है, ग्रोथ करता है। तो बताओ कि यहाँ बैक्टीरिया चिपके हुए हैं, तो रूट हेयर जब यूं ग्रोथ करेगा तो ये वाला हिस्सा ग्रोथ नहीं करेगा, लेकिन इधर वाला हिस्सा ग्रोथ। तो आप बताओ कि रूट हेयर यूं कर्ल हो जाएगा यहाँ से। तो आफ्टर द अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया ऑन द रूट हेयर, क्या बोलेंगे, आफ्टर द अटैचमेंट ऑफ ऑन रूट हेयर, रूट हेयर पर बैक्टीरिया के जुड़ने के बाद रूट हेयर क्या हो गया, कर्ल हो गया, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर। सही है बात या नहीं। अब आपको यह भी समझना है कि भाई अंदर की तरफ जो है, ये जो लाइनिंग मैं बना रहा हूं ना ग्रीन कलर में, ठीक है, ये अंदर की तरफ जो ग्रीन कलर में बनाया ना मैंने, ये बताओ ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, रूट हेयर की। और जो व्हाइट कलर की लेयर है ये सेल वॉल है। तो व्हाइट कलर वाली तो क्या है, सेल वॉल, और ग्रीन कलर वाली लेयर क्या है। और यहां आप बताएंगे कि भाई बैक्टीरिया पड़े हैं, क्योंकि जिस हिस्से में बैक्टीरिया जुड़ गए थे वहां ग्रोथ नहीं हुई थी, दूसरे हिस्से में ग्रोथ हुई थी, तो रूट हेयर कर्ल हो गया था। अब बताएंगे कि जो बैक्टीरिया है कौन, वो यहां सिक्रीट करते हैं कुछ एंजाइम्स को, किसको, कुछ एंजाइम्स को, किसको, और जो एंजाइम वो यहां सिक्रीट करते हैं उन एंजाइम्स में याद करना है सेलुलेज एंजाइम को। कौन से एंजाइम को, कौन से एंजाइम को, सेलुलेज एंजाइम और पैक्टिनेज एंजाइम, क्या बोलेंगे। और सेलुलेज और पैक्टिनेज सेल वॉल को कर देते हैं डिसॉल्व, सेलुलेज और पैक्टिनेज सेल वॉल को क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं। तो बोलो सेल वॉल तो डिसॉल्व हो गई, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिसॉल्व नहीं हुई। अगर सेल मेम्ब्रेन डिसॉल्व नहीं हुई तो क्या करते हैं कि जो बैक्टीरिया है जब वो अंदर की तरफ जाते हैं ना, तो वो सेल मेम्ब्रेन को भी अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करवा देते हैं यूं, सेल मेम्ब्रेन को भी जैसे ये बैक्टीरिया जब अंदर जाएंगे ना, तो अंदर जाएंगे तो ये सेल मेम्ब्रेन को, इलास्टिक होती है सेल मेम्ब्रेन तो, होती है ना, तो उस सेल मेम्ब्रेन को भी अंदर की तरफ क्या करवा देंगे, इन्वेजिनेट करवा देंगे। ऐसे तो अंदर की तरफ ऐसे एक इन्वेजिनेशन बन जाता है सेल मेम्ब्रेन का। सही है बात या नहीं। और ये जो सेल मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन बना है ना, इसमें कौन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया। सही है बात या नहीं। तो जब ये बैक्टीरिया अंदर गए, ये बैक्टीरिया जब अंदर गए तो सेल मेम्ब्रेन को साथ में ले गए, इन्वेजिनेट करवा दिया। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ बैक्टीरिया भरे हुए हैं, तो देखो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन गई, जिस थ्रेड में कौन प्रेजेंट है, राइजोबियम बैक्टीरिया। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोलो हम नाम देते हैं इंफेक्शन थ्रेड। क्या नाम देते हैं, क्योंकि यही थ्रेड है जिसके थ्रू बैक्टीरिया जो है वो रूट हेयर के डीप ऑफ द कॉर्टेक्स तक गए हैं। क्या बोलेंगे इसको, इंफेक्शन थ्रेड। क्या कहेंगे इसको, इंफेक्शन थ्रेड। सही है बात या नहीं। अब जब इंफेक्शन थ्रेड की बात आई तो इंफेक्शन थ्रेड से आप बताओ कि भाई जो रूट हेयर अंदर की तरफ गया था, वो अब यहां पर डीप ऑफ द कॉर्टेक्स में जाकर सेल्स को इंफेक्ट करेगा, इंफेक्शन करेगा सेल्स में। अब जब ये सेल्स में क्या करेगा, यहां पर इंफेक्शन, तो आप इस बात को ऐसे समझो कि भाई जैसे मान लो अपने पास
ये था ना रूट हेयर जो अंदर आया, मेम्ब्रेन, सही है। इसको इधर से बनाते हैं, इधर से आया तो इधर से, जैसे ये आया सेल के अंदर, इसमें बोलो बैक्टीरिया भरे हुए थे, सही है। तो इस हिस्से में क्या होता है कि टिप पर, बोलो इसमें बडिंग होती है, मतलब टिप पे क्या होता है कि यहाँ पर एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनती है यूं, और इस बर्ड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कौन प्रेजेंट है, और फिर ये जो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है वो यहां से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, और इसके अंदर कौन प्रेजेंट है, और बैक्टीरिया चारों तरफ से कवर किससे है, रूट हेयर वाली मेम्ब्रेन से, जैसे इंफेक्शन थ्रेड में वो प्रेजेंट था। तो अब आप बताओ कि भाई इन सेल्स के अंदर यहां ऐसे मेम्ब्रेन्स रिलीज हो गई, हाँ या ना, और मेम्ब्रेन्स रिलीज हो गई तो इनके अंदर क्या भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, और जब ये बैक्टीरिया सेल के अंदर आ जाते हैं ना, मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, तो फिर इस स्ट्रक्चर को हम बैक्टीरिया ना बोल के बोलते हैं बैक्टीरॉइड। क्या बोलते हैं, अब जब सेल्स बैक्टीरॉइड में मतलब बैक्टीरॉइड सेल्स में जाते हैं, तो जो बैक्टीरॉइड हैं वो अपने नंबर इंक्रीज करते हैं बाइनरी फिजन से, क्योंकि प्रोकैरियोट्स हैं, यूनिसेल्युलर हैं, अपने नंबर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। जब ये अपने नंबर क्या करते हैं, जब ये अपने नंबर्स क्या करते हैं, तो नंबर्स इंक्रीज होने की वजह से आप बताओ इनका सेल डिवीजन प्रमोट हो जाता है। क्या प्रमोट हो जाता है, क्या प्रमोट हो जाता है, और जब इनका सेल डिवीजन प्रमोट होता है तो इनके सेल डिवीजन से बोलो रूट की सेल्स भी डिवीजन करती हैं। अब रूट की सेल्स डिवीजन करती हैं तो वो हिस्सा पर्टिकुलर डिवीजन ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है, तो जैसे मान लो एक बैक्टीरिया सेल के अंदर गया, उससे कितने बने, तो उसने सेल के डिवीजन को प्रमोट किया और सेल डिवाइड करके कितनी हो गई, एक बैक्टीरिया एक सेल में, दूसरा दूसरी सेल में, फिर से सेल डिवीजन होने के लिए बैक्टीरिया फिर से इंड्यूस करता है अपने डिवीजन, कितने हो गए, तो फिर वो उन दोनों सेल्स को डिवाइड करवा के सेल बनवा देता है चार, तो बैक्टीरिया हर एक सेल के अंदर चार, इसका मतलब वो बैक्टीरिया हर एक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो बैक्टीरिया डिवीजन करता है जिससे सेल डिवीजन जो है रूट का वो भी क्या हो जाता है, प्रमोट, और पर्टिकुलर वही हिस्सा जहां पर कि एंटर हुआ था कौन, बैक्टीरिया, कौन, वो हिस्सा पर्टिकुलर फूल जाता है, रूट का वो पर्टिकुलर हिस्सा क्या हो जाता है, फूल जाता है, और इस फूले हुए हिस्से के अंदर जो सेल्स होती हैं, वहां की सेल्स में प्रेजेंट रहता है कौन, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है कौन। आप बताओ, हालांकि सेल्स तो दूसरी तरफ दूसरी भी है, ऊपर और नीचे की तरफ, हाँ या ना, लेकिन इन सेल्स में डिवीजन प्रमोट नहीं हुआ क्योंकि इनमें बैक्टीरिया का इंफेक्शन नहीं हुआ, सही है बात या नहीं। जिस हिस्से में बैक्टीरिया का इंफेक्शन होता है, वो इंफेक्टेड सेल्स जब सेल डिवीजन करती हैं, तो सेल डिवीजन प्रमोट होने से, क्या होने से, सेल डिवीजन प्रमोट होने से रूट का वो पर्टिकुलर हिस्सा क्या हो जाता है, स्वेलअप हो जाता है, फूल जाता है, और उस फूले हुए हिस्से को हम वो नाम देते हैं रूट नोड्यूल। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो स्ट्रक्चर है रूट नोड्यूल, सही है बात या नहीं, इसकी ये जो सेल्स हैं रूट सेल्स, हाँ या ना, तो मैं इनको लिखूंगा इंफेक्टेड रूट सेल्स, बोलो डिफरेंशिएट इनटू नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स, डिफरेंशिएट इनटू, डिफरेंशिएट इनटू, सही है बात या नहीं, कि अब ये नाइट्रोजन के फिक्सेशन वाली सेल्स में क्या हो गई हैं, डिफरेंशिएट हो गई हैं, कि अब पहले ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं कर रही थी, लेकिन अब बैक्टीरिया जैसे ही अंदर आया तो बैक्टीरिया के आते ही नाइट्रोजन का फिक्सेशन ये करने लग गई है, सही है बात या नहीं। दूसरा जो क्वेश्चन यहां से बच्चा पूछता है वो ये होता है कि सर ये सरफेस पर ही इंफेक्शन क्यों नहीं हो गया, एपिडर्मिस की सेल्स को सीधा ही आपने इन्फेक्ट क्यों नहीं कर दिया, आपको इतनी लंबी कहानी करने की कहां जरूरत थी कि बैक्टीरिया अंदर आएंगे, इंफेक्शन थ्रेड बनाएंगे, फिर डीप ऑफ द कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल तक जाकर इंफेक्शन करेंगे। उसका रीजन है कि जो डीप ऑफ द कॉर्टेक्स है उसका सीधा कनेक्शन है वेस्कुलर बंडल्स के साथ, किसके साथ, वेस्कुलर बंडल के साथ। कल अपनी बात हुई थी कि जब नाइट्रोजनेज एंजाइम काम करता है, कौन, नाइट्रोजनेज एंजाइम की एक्टिविटी के लिए हमने बात करी थी कि जो नाइट्रोजन गैस है वो कन्वर्ट होती है किसमें, और अमोनिया कैसा है, सही है बात या नहीं। तो ये अमोनिया को बनाते हैं, यूटिलाइज करते हैं, और सीधा जाइलम के थ्रू ऊपर भेजने की कोशिश करते हैं ताकि वो एक्यूमुलेट ना हो, क्या ना हो, क्योंकि अगर एक्यूमुलेशन हो गया तो सेल पर नेगेटिव इफेक्ट आएगा,
अगर एक्यूमुलेशन हो गया तो सेल पर नेगेटिव इफेक्ट आएगा, और उस नेगेटिव इफेक्ट से बचने के लिए उन्होंने ऐसा किया। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? उस नेगेटिव इफेक्ट से उन्होंने बचने के लिए ऐसा किया। कैसा किया? हाँ, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से? कोई प्रॉब्लम यहां तक? हाँ, ग्रोथ से। ये हाथ दे दे रहा इधर, ये वाले हिस्से में बताया कि ये रूट हेयर है, यहां पर बैक्टीरिया जुड़ गए, जिधर बैक्टीरिया चिपके हुए वो हिस्सा ग्रोथ नहीं करता, लेकिन जिधर नहीं चिपके वो तो हिस्सा ग्रोथ करता है। अब अगर ये वाला हिस्सा ग्रोथ करेगा और ये वाला हिस्सा ग्रोथ, तो ये खिंच जाएगा ना इधर, तो हुक बन गई। चलें भी आगे? हाँ या ना? समझ आई ये बात या नहीं? तो डीप ऑफ द कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल तक क्यों हुआ है, समझ आया? ये चारों डायग्राम एनसीईआरटी ने हमें ऊपर दिए हैं, हाँ या ना? और चारों डायग्राम्स का डिस्क्रिप्शन भी, जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं उनमें से आधी बातें तो 202 पे नोड्यूल फॉर्मेशन में है, हेडिंग है ना नोड्यूल फॉर्मेशन, और आधी बातें हैं डायग्राम के डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि डायग्राम का डिस्क्रिप्शन भी काफी बड़ा सारा है, हाँ या ना? तो यहां आपको दोनों तरह की बातें मिल जाएंगी जो मैंने आपको इंफेक्शन थ्रेड के साथ समझाई हैं। डीप ऑफ द कॉर्टेक्स में गए हैं, बैक्टीरिया को नाम बैक्टीरियोइड दे दिया है, रूट के अंदर जाके फिर नोड्यूल फॉर्मेशन होता है, और जिन रूट सेल्स में बैक्टीरियोइड्स प्रेजेंट होते हैं, मींस राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, वहां की सेल्स अब नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स कहलाने लगती हैं। क्या कहलाने लगती हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स। क्या कहलाएंगी? नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स। सही है बात या नहीं? यस और नो? बिल्कुल। अब इसी सीक्वेंस में आगे चलें तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हम बात करते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम एक्टिविटी की। सही है? आप बताएं कि जैसे अपने पास ये एक एंजाइम है नाइट्रोजिनेज, इतने दिन कहां थी तुम? क्या हो गया था? घर पे? पता है मेरे को अपने पेरेंट्स से बात करनी है आपके, है ना? लगड़ा के को चल रही हैं आप? हाँ, तो इस वजह से नहीं आई थी आप। कल ही गिरी थी, तबीयत ठीक हो गई और कल ही गिर गई तू? ऐसे मत कर। कितने दिन से एब्सेंट है आप? कितने दिन है पता है आपको? दिन नहीं काउंट किया आपने? ये एंजाइम है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। हाँ बेटा, इन्फेक्टेड में बेटा हुक फॉर्मेशन सब में थोड़ी होगा, जिसमें बैक्टीरिया जुड़ेगा वो केवल वही, जहां बैक्टीरिया जुड़ता है, हाँ वहां ग्रोथ नहीं होती, और जहां नहीं जुड़ता वहां ग्रोथ हो रही है कंटिन्यू, तो हुक फॉर्मेशन हो गया। अब जिसमें मान ले बैक्टीरिया जुड़ा ही नहीं, वो तो पूरे ग्रो कर रहा है ना, है ना? आप बताइए कि नाइट्रोजनेज एंजाइम है, किसी भी एंजाइम के एंजाइम होने के लिए एक साइट का होना जरूरी है जिसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। बोलो, एक्टिव साइट वो होते हैं, बोलो ऐसे, जहां आकर जुड़ता है सबस्ट्रेट। क्या जुड़ता है? सबस्ट्रेट। तो जिस जगह पे सबस्ट्रेट जुड़ता है उसे एक्टिव साइट कहते हैं, बोलो ऐसे, एक्टिव साइट कहते हैं। तो आप बताइए कि जैसे एक्टिव साइट है तो इस पर आकर N2 जुड़ गया, तो बोलो N ट्रिपल बॉन्ड N। क्या बोलेंगे? N ट्रिपल बॉन्ड N। सही है बात या नहीं? क्योंकि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन N2 गैस की फॉर्म में होती है। किसकी फॉर्म में होती है? N2 गैस की फॉर्म में होती है। तो N2 गैस की फॉर्म में हम बताएंगे N ट्रिपल बॉन्ड N के दोनों N जो होते हैं ना N2 में, वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? अब आप बताइए कि भाई इसको आगे कन्वर्ट होना है, नाइट्रोजनेज एंजाइम ने इसको कन्वर्ट करना है अमोनिया में, तो नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है इसकी एक्टिव साइट पर जो नाइट्रोजन जुड़ी हुई है वो हो जाती है N डबल बॉन्ड N। क्योंकि हमारी बात हुई थी कि नाइट्रोजनेज एंजाइम जब काम करता है तो नाइट्रोजन का रिडक्शन करवाता है, हाइड्रोजन को जोड़ता है। तो हम बताएंगे कि बाहर से दो हाइड्रोजन लाए गए, एक हाइड्रोजन एक N के साथ और दूसरा हाइड्रोजन, मतलब कंडीशन बन गई है NH डबल बॉन्ड N फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर उसके बाद ये जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है, ये नाइट्रोजनेज एंजाइम जब आगे बढ़ेगा
अपनी एक्टिविटी को लेकर, तो हो जाएगा N सिंगल बॉन्ड N, क्योंकि अब सीक्वेंस में फिर से ऐड होंगे क्या, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक पहले था एक और जुड़ गया, है ना। तो कंडीशन बन गई NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। सही है। फिर से ये सीक्वेंस आगे बढ़ेगी, फिर से नए हाइड्रोजन ऐड करेंगे, हाँ या ना। तो जो अब नाइट्रोजन थी उनके दोनों तीनों बॉन्ड टूट गए हैं। क्यों टूट गए हैं, क्योंकि अब फिर से इस पे ऐड होगा कौन, हाइड्रोजन। तो अब कितने हाइड्रोजन हो गए, सही है बात या नहीं। तो आप बताइए कि दो मॉलिक्यूल NH3 के फॉर्म हो गए, देखो आप कितने मॉलिक्यूल, NH3 के कितने मॉलिक्यूल। और बताओ एंजाइम यहां फ्री हो गया फिर से किसी और नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए। बताइए, एंजाइम्स आर कैटालिस्ट, और वो केमिकल रिएक्शन में अनचेंज रहते हैं, कि जो एंजाइम्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस में, जो एंजाइम्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस में अनचेंज रहते हैं। सही है बात या नहीं। मतलब केमिकल रिएक्शंस में एंजाइम में कोई चेंज, केमिकल रिएक्शंस में एंजाइम में कोई चेंज, तो नाइट्रोजनेज फ्री हो गया किसी और नाइट्रोजन को अपने साथ जोड़कर अमोनिया बनाने के लिए। तो N2 से कितने अमोनिया बनेंगे, N2 से कितने अमोनिया बनेंगे, दो अमोनिया बनेंगे। और यही दोनों अमोनिया आगे NH4 प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसका मतलब इनमें फिर से एक एक प्रोटॉन जुड़ेगा, हाँ या ना। इसका रीजन मैं आपको बता दूं कि जो प्लांट सेल होती है ना बेटा, कौन, वो आप बताइए अमोनियम आयन को यूज करती है। किसको यूज करती है, हाँ। तो प्लांट सेल में अगर पूछा जाए कि अमोनिया का यूज होता है या अमोनियम आयन का, अमोनियम आयन का, तो इसका मतलब मेटाबॉलिज्म में जब भी अमोनिया काम आएगी तो आयोनिक फॉर्म में काम आएगी। इसलिए आपको एक एक H प्लस और ऐड करके अमोनियम आयन बनवाना पड़ेगा। हालांकि यहां ध्यान देना कि एनसीईआरटी ने जो काम पढ़ाया है वो केवल यहां तक पढ़ाया है हमें, NH3 तक। डायग्राम देख सकते हो आप 203 नंबर पेज पे, नीचे नीचे सेम डायग्राम है। लेकिन एनसीईआरटी ने वो डायग्राम केवल अमोनिया तक बनाया है, NH3 तक, क्योंकि नाइट्रोजनेज की एक्टिविटी अमोनिया बनने तक है। उसके बाद तो अमोनियम आयन तो सेल के अंदर बन रहा है मेटाबॉलिक पीएच पर। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, H प्लस आयंस को ऐड करके, ठीक है बात या नहीं। क्योंकि आपको यह समझना पड़ेगा कि जो नाइट्रोजनेज एंजाइम जिस अमोनिया को बनाएगा वो अमोनिया तो टॉक्सिक है। अगर आपने, एक्सक्रीशन हो गया क्या तुम्हारी क्लास में, तो एक्सक्रीशन में अमीनोटैलिक, यूरिकोटैलिक और यूरियोटैलिक पढ़ते हो आप। अमीनोटैलिक में अमोनिया बनाते हैं वो, जो पानी के अंदर डूबे हुए एनिमल्स हैं, सबसे ज्यादा खतरनाक अमोनिया है। फिर आता है यूरिया, हम बनाते हैं। फिर आता है यूरिक एसिड, वो बनाते हैं कौन, बर्ड्स। पढ़ा था ना ऐसा आपने, हाँ या ना। तो अगर अमोनिया बनाओगे तो अमोनिया तो सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, यस और नो। तो टॉक्सिसिटी की वजह से हम कह रहे हैं कि जो अमोनिया है उसे हमें अमोनियम आयन में कन्वर्ट करना, और अमोनियम आयन को हाथों हाथ यूज करना है, एक्यूमुलेट नहीं करना, एक्यूमुलेट नहीं करना। क्योंकि एक्यूमुलेशन होगा तो सेल पर नेगेटिव इफेक्ट आएगा अमोनिया का, अमोनियम आयन का, क्योंकि दोनों ही टॉक्सिक हैं। ज्यादा टॉक्सिक अमोनिया है, उससे कम टॉक्सिक अमोनियम। इसलिए तो डीप ऑफ द कॉर्टेक्स में हमने यहां पर क्या करवाया है, सिम्बायोसिस सेल का, ताकि वेस्कुलर बंडल के साथ कांटेक्ट में रहें आप, और यहां अमोनिया बनाए, उसे फिक्स करें और जल्दी से भेज दीजिए ऊपर की तरफ कि वो यूज हो जाए। स्टोर नहीं करना आपको अमोनिया को, सही है बात या नहीं, यस और नो। तो इस केमिकल इक्वेशन में अगर आप देखें तो आपने कितने नाइट्रोजन यूज किए, हम कहते हैं N2, एक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, सही है। दो एटम एक मॉलिक्यूल, क्या बोलेंगे, दो एटम एक मॉलिक्यूल, नाम N2, क्या, N2 में बोलो 8 प्रोटॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन। तो आप बोल दो कि भाई टोटल 8 हाइड्रोजन, हाँ या ना। लेकिन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अलग अलग पढ़ने हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अलग अलग पढ़ने हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। इस बात को ऐसे समझो, कल मैंने जब नाइट्रोजनेज एक्टिविटी समझाई थी ना आपको, तो MOFE और FES प्रोटीन बताया था मैंने। तो मैंने कहा था FES पहले इलेक्ट्रॉन लाकर देता है N2 को, फिर जब उसमें इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से उसका रिडक्शन होता है तो फिर प्रोटॉन ऐड होते हैं। सही है बात या नहीं, यस और नो। इसलिए एनसीईआरटी ने इक्वेशन लिखते टाइम हाइड्रोजन प्रोटॉन आयंस और इलेक्ट्रॉन्स दोनों को अलग अलग करके हाइड्रोजन ऐड किए हैं। इसलिए आप 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन का मतलब समझिए 8 हाइड्रोजन। सही है बात या नहीं,
अब आपको एक बात जो याद करनी है, केवल केवल याद करनी है, क्योंकि ये बात समझ में तभी आती है डिटेल से अच्छे से जब हम नाइट्रोजनेज एंजाइम की एक्टिविटी को पढ़ें, लेकिन वो तो हमें डिटेल करवाई नहीं है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि 1 हाइड्रोजन बाइंड, यस और नो, और 2 एटीपी कंज्यूम्ड और यूज्ड। एक हाइड्रोजन को जोड़ने में कितने एटीपी लगते हैं? अच्छा, यहां कितने हाइड्रोजन लगाए तो कितने एटीपी लगे? यहां यहां तो 4 और 4, 8 और 4, और आगे आपको और NH4 प्लस अमोनिया बनाने के लिए और हाइड्रोजन निकालने पड़ेंगे, तो 4 उधर करो, कितने हो गए? तो इसलिए एनसीईआरटी ने 8 हाइड्रोजन के साथ हमें 16 एटीपी लिख के दिए यूज होते हुए। सही है, दिख रही है इक्वेशन आपको? फिर इस इक्वेशन से बनाया है बच्चों 2 मॉलिक्यूल अमोनिया, एक निकाला है H2, और 16 बनाए एडीपी और 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। सही है, 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के साथ H2 बनाया है, 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के साथ, 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के साथ क्या बनाया है? क्या बनाया है? H2। सही है, क्यों? ताकि आप इस अमोनिया को किस में बदल सको और इसे यूज कर सको। हाँ या ना? हाँ या ना? अच्छे से। अब बताओ, एक NH3 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितने, और 2 में 6 हाइड्रोजन। तो बताओ हाउ मेनी एटीपीज आर यूज्ड, हाउ मेनी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3? 16। इक्वेशन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। एनसीईआरटी पेज नंबर 204, पहली लाइन ऊपर ऊपर एनसीईआरटी की नाइट्रोजनेज रिक्वायर्ड हाई इनपुट ऑफ एनर्जी, और ब्रैकेट में लिखा है 8 एटीपी फॉर ईच, क्योंकि ये इसने इक्वेशन लिखी, लाइन लिखी है इक्वेशन से। अगर आपसे पूछ लें कि भाई एक NH3 के लिए कितने एटीपी, 2 के लिए, सिंपल बात। लेकिन अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में, क्वेश्चन में ध्यान से डिफाइंड किया गया हो कि हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 विदाउट रिलीजिंग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को निकाले बिना आपको कितने एटीपी चाहिए? 6, एक के लिए। सही है बात या नहीं? लैंग्वेज में अगर है विदाउट रिलीजिंग, तो एक NH3 के लिए सीधा है ना, रिलीजिंग है ना, मतलब विदाउट रिलीजिंग है, कुछ नहीं है, सीधा पूछा एक NH3 के लिए कितने? एक NH3 के लिए विदाउट रिलीजिंग हाइड्रोजन, विद रिलीजिंग हाइड्रोजन, विद रिलीजिंग हाइड्रोजन, विदाउट रिलीजिंग हाइड्रोजन, सीधा पूछ लेना विद ना विदाउट। 8 ही करना है, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज में आंसर है हमारे पास दिया गया इक्वेशन से। सही है मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? और सुना, क्या हाल है? बढ़े भी आगे? बिल्कुल। आपको ये बात समझनी है कि मैंने पहले क्लियर कर दिया कि नाइट्रोजनेज एक्टिविटी को और सारी बातों को एनसीईआरटी ने हमें डिटेल नहीं करवाई है। जब भी एडिशन होता है तो पहले इलेक्ट्रॉन फिर प्रोटॉन्स आते हैं, बढ़िया से बोली मैंने ये बात, लेकिन इसकी डिटेल याद नहीं करनी। लेकिन तू वहीं फंसा हुआ है। क्लियर है बात आपको या नहीं? भाई आप नीट में जितना आएगा ना एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। और मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपको ज्यादा ज्ञान लेना है, पेन कॉपी लेके कब मिली ना काउंटर पे, मना किसी बात के लिए नहीं करता मैं, लेकिन उसके लिए पहले ये होता है कि आपकी पहले एनसीईआरटी आपका सिलेबस कवर हो जाए। अगर ये कवर्ड है तो उसके बाद आप एक्स्ट्रा जितना मर्जी कर लो, मना मैं किसी बात के लिए नहीं करता। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? लेकिन कम से कम पहले एग्जाम ओरिएंटेड तो करें। सही है बात या नहीं? हाँ बिल्कुल, मैं आपको क्लियर कर दूं, प्योर एनसीईआरटी से पढ़ना है आपको। अभी मेरे को सुनने को मिल रहा है कि ये भी बोला जा रहा है बाहर हॉस्टल्स में कि एग्जाम जो है वो एनसीईआरटी से बाहर भी आता है। 5 से 10 क्वेश्चन हर साल आउट ऑफ एनसीईआरटी आते हैं, एक क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं आता। आप ज्यादा दूर मत जाना, पिछले 3 साल के पेपर उठा के देख लो, अगर एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर आपको दिखे तो आप मुझसे आके जरूर मिलिए एक बार। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको कि एनसीईआरटी में कहां लिखा गया है ये।
समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? सिंगल क्वेश्चन नहीं है, पिछले 3 साल से तो ऑप्शन भी बाहर से नहीं है, क्वेश्चन तो दूर की बात है। अभी तक 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन बाहर से आया, 2016 से 17 से बाद में। जब बाहर से आया तो फिर वो ऐसा बाहर से आया, किसी के मटेरियल से सॉल्व नहीं हो रहा, फिर वो सबके लिए बाहर से था। तो अगर बाहर से है तो फिर सबके लिए बाहर से है, ये बात दिमाग में रखिए आप। एग्जामिनर इस चीज का ख्याल रखता है। तो प्योर एनसीईआरटी पढ़िए, सिलेबस यही है। जब समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ, एनसीईआरटी पर फोकस्ड रहिए आप, और बार बार आके पूछने की जरूरत नहीं है कि एनसीईआरटी से सिलेक्शन हो जाता है क्या। बच्चों को समझा दिया जाता है कि बेटा एनसीईआरटी से सिलेक्शन नहीं होता। मैं कहता हूं सिलेक्शन ही एनसीईआरटी से होता है। हाँ, रैंक लानी है आपको तो फिर आपको वो 1-2 क्वेश्चन पर भी ध्यान देना पड़ेगा जो आपको घुमाएंगे, और रैंक 1-2 क्वेश्चन ही डिसाइड करते हैं हमेशा। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो पहले इसको कंप्लीट करिए, उसके बाद फिर आगे सोचिए। और अगर इसको कंप्लीट कर लेंगे ईमानदारी से तो सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है बात या नहीं? हाँ, मैं जब बोलता हूं तो कड़वा बहुत लगता हूं, सच बात है ये। लेकिन जब मैं रिजल्ट दिखाता हूं बच्चे को कि देख प्योर एनसीईआरटी से ये फायदा है, तो फिर उसको लगता है कि नहीं यार, एनसीईआरटी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब बच्चा कहता है कि सर 2-4 क्वेश्चन बाहर से आ गए, तो मैंने कहा चल आ गए मान ले, 100 क्वेश्चन है, उसमें से 2 क्वेश्चन बाहर से आ गए मान लेते हैं, या 4 आ गए, कितने बचे? तेरे को तो 90 ही करने हैं। अब तक एग्जाम का सिनेरियो भी ये है, सेक्शन ए और सेक्शन बी कर दिया उन्होंने। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? और सेकंड सेक्शन बनाया है इसलिए उन्होंने। चले आगे बढ़े, यहां तक कोई दिक्कत? हाँ, पक्का है ना? अब आप बताइए कि नाइट्रोजनेज एंजाइम एक्टिविटी, बोलो ऐसे। कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? बोलो। एक तो रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजनेज एंजाइम, वो तो चाहिए ही। नाइट्रोजनेज एंजाइम की एक्टिविटी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? बोलो। एक तो चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट। क्या चाहिए? सही है बात या नहीं? ये रिड्यूसिंग एजेंट बोलो, हाइड्रोजन देकर जो रिडक्शन करवाएगा। वो NADPS2 हो सकता है, वो NADS2 हो सकता है, वो FADS2 हो सकता है। हाइड्रोजन जो को मर्जी दे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बस कोई हाइड्रोजन दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ या ना? और नाइट्रोजन का रिडक्शन करवा रहा है। और दूसरा, बोलो हाई इनपुट ऑफ एनर्जी। सही है। बोलो 8 ATP4 ईच NH3। एक अमोनिया के लिए 8 आपको ATP याद करने, एनसीईआरटी ने ऐसा लिख के दिया है हमें। तो नाइट्रोजनेज एंजाइम चाहिए, हाई इनपुट ऑफ एनर्जी चाहिए, और साथ ही साथ एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए जो कि नाइट्रोजन को हाइड्रोजन देकर उसका रिडक्शन करवा सके। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यहां तो कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो बताओ। हाँ जी, बढ़े फिर आगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके पास वो है फेट ऑफ, कि आपने जो अमोनिया बनाया है वो टॉक्सिक है, तो नाइट्रोजन से आपने बनाया अमोनिया नाइट्रोजनेज एंजाइम से, फिर इसको प्रोटोनेटेड करके आपने बना दिया NH4+, और इसे प्लांट सेल क्या करती है? यूज करती है। एब्जॉर्ब कुछ भी हो सॉइल से, चाहे नाइट्रेट, चाहे नाइट्राइट, और चाहे अमोनिया। एब्जॉर्ब बोलो कुछ भी हो, चाहे नाइट्रेट, चाहे नाइट्राइट, और चाहे अमोनिया। बोलो एब्जॉर्ब चाहे कुछ भी हो, आपको ये याद रखना है कि यूज तो प्लांट सेल अमोनियम आयन को ही करती है। हाँ या ना? यस और नो? तो फेट ऑफ अमोनिया में सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है रिडक्टिव एमाइनेशन या एमिनेशन। एनिमेशन नहीं बोलना है इसको, ठीक है? रिडक्टिव एमाइनेशन बोल दो, या बोल दो एमिनेशन। ठीक है बात या नहीं? इसमें आपको समझना है कि भाई जैसे आप बताइए कि एक कंपाउंड है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, क्या नाम है? इस अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में कार्बन कितने हैं? पढ़ा था हमने कहीं? कहा? क्रैब साइकिल में एकमात्र कंपाउंड था जो 5 कार्बन वाला था। नाम? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। क्या नाम?
5 कार्बन का है और इसके साथ जुड़ेगा एक NH4+, क्या जुड़ेगा? अमोनियम आयन, और साथ में काम करेगा NADPH2, क्या? तो आप बताएंगे कि जब अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में अमोनियम आयन जुड़ता है NADPH2 की प्रेजेंस में, तो एक अमाइनो एसिड बनता है जिसका नाम है, बोलो, ग्लूटामिक एसिड। क्या नाम है? बोलो, ग्लूटामिक एसिड कुछ और नहीं, एक अमाइनो एसिड है और साथ में फ्री होता है, बोलो, NADP। कौन? और NADP के साथ साथ एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है बात? बोलो, अमोनिया का जुड़ना, अमाइनेशन, सही है। और हाइड्रोजन का जुड़ना, रिडक्शन। इसलिए इक्वेशन का नाम क्या है? रिडक्टिव, रिडक्टिव, रिडक्टिव अमाइनेशन नाम क्यों है? क्यों है रिडक्टिव अमाइनेशन नाम? हाइड्रोजन जुड़ता है तो रिडक्शन, अमोनियम आयन जुड़ता है तो अमाइनेशन, पूरा नाम हो जाता है क्या? सही है बात या नहीं? आप बताइए, हमारे पास अमाइनो एसिड बहुत सारे हैं, अमाइनो एसिड्स तो, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा बच्चे, जो अमाइनो एसिड सबसे पहले बनता है उसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। यहां दो तरह का क्वेश्चन आता है, दोनों में बच्चा कंफ्यूज रहता है, आपको नहीं होना। पहला, अगर कोई आपसे पूछे कि सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड क्या है, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड क्या है, तो आप बताएंगे ग्लाइसिन। क्या बताएंगे? सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड इज, और सभी अमाइनो एसिड में सबसे पहले बनने वाला कॉमन, ये सिंपलेस्ट नहीं है लेकिन कॉमन है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? पूछो कैसे? अब बताओ, अमाइनो एसिड तो बहुत सारे हैं, अभी आपने तो ग्लूटामिक एसिड ही बनाया है, तो बोलो फिर उसके लिए दूसरा काम आपको पढ़ना है, ट्रांस एमिनेशन। क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है? ठीक है। इसमें क्या याद करना है कि बताओ, जैसे हमारे पास एक अमाइनो एसिड है, क्या है? एक अमाइनो एसिड है, जैसे मैं आपको क्लियर करूंगा भाई, एक अमाइनो एसिड है जिसमें अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, इसकी वैलेंसी 4 होती है। कितनी वैलेंसी होती है? 4। चारों वैलेंसीज पर बोलो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, चारों वैलेंसीज पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। सही है बात या नहीं? जब चारों वैलेंसीज पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो आप बताओ कि इसके हाइड्रोजन को रिमूव करो, आप एक जगह जोड़ो COOH, एक जोड़ो NH2, एक जोड़ो R ग्रुप। ठीक है। आप बताओ, ये बन गया अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड का ये जो कार्बन है इसको अल्फा कार्बन कहते हैं। तो CH4 से ही अमाइनो एसिड बना है, इसलिए अमाइनो एसिड को सब्स्टिट्यूटेड मीथेन भी बोलते हैं। अमाइनो एसिड को सब्स्टिट्यूटेड मीथेन भी कहते हैं, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन भी कहते हैं कि भाई जो कार्बन था वो अल्फा कार्बन, उसकी वैलेंसी 4, एक पे COOH जुड़ गया, एक पे NH2 जुड़ गया, एक पे H और एक पे R ग्रुप। सही है बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से आप बताइए, H, COOH, NH2, ये तीनों, H भी, COOH भी और NH2 भी, बोलो कॉमन इन ऑल अमाइनो एसिड्स, मतलब सभी अमाइनो एसिड में ये तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा। तो बताइए, आर ग्रुप, बोलो, डिफर इन डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। सही है बात या नहीं? कितने अमाइनो एसिड हैं? हजारों। प्रोटीन बनाने वाले 20 हैं, समझना मेरी बात। कितने अमाइनो एसिड हैं प्रोटीन बनाने वाले? वैसे कितने हैं प्रोटीन बनाने वाले? कितने हैं? तो इसका मतलब अगर प्रोटीन बनाने वाले अमाइनो एसिड 20 है ना, तो आर ग्रुप भी आपके पास 20 है। तो यहां अगर मैं आर ग्रुप की बात करूं तो मैं R1 से लेकर R20 तक बोल सकता हूं। हाँ या ना? बोलो, डिफरेंट अमाइनो एसिड, डिफरेंट आर ग्रुप। बोलो, डिफरेंट अमाइनो एसिड, डिफरेंट। सही है बात या नहीं? अगर डिफरेंट अमाइनो एसिड में डिफरेंट क्या है, डिफरेंट अमाइनो एसिड में डिफरेंट क्या है, तो 20 टाइप के आर ग्रुप होने चाहिए प्रोटीन बनाने वाले अमाइनो एसिड के लिए।
आप बताओ कि जैसे हमने यहां एक अमाइनो एसिड पढ़ा, ठीक है, और इसका ये मैंने आर ग्रुप लिखा है, R1, क्योंकि ग्लूटामिक एसिड का R1 मान लेते हैं, सबसे पहले यही बनता है, हाँ या ना। अब आपको ये भी समझना है कि NH2 एक बेसिक ग्रुप है, बोलो ऐसे, और COOH एसिडिक। एसिड वो होते हैं जो H+ देते हैं, और बेस वो होते हैं जो H+। तो COOH ने तो हाइड्रोजन दे दिया और NH2 ने ले लिया, है ना। तो एक ही अमाइनो एसिड पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज मिल गए हमें। सीधे बैठो भाई सबके सब, ध्यान सबका बोर्ड पे, है ना। तो R1 वाला अमाइनो एसिड है, इसकी 4 वैलेंसी थी, HCOO-NH3+ और R1, ये ग्लूटामिक एसिड मान लेते हैं। बताइए सेल के अंदर एक दूसरा कोई एसिड है जिसके पास R2 ग्रुप है, कार्बन है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, और वो कहता है कि अगर मुझे अमाइनो ग्रुप मिल जाए, क्या मिल जाए, तो मैं भी अमाइनो एसिड हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा, क्या हो जाऊंगा, अमाइनो एसिड हो जाऊंगा। सही है बात या नहीं, यस और नो। अगर मुझे क्या मिल जाए, हाँ, तो मैं भी क्या हो जाऊंगा। सही है बात या नहीं, हाँ या ना, बिल्कुल। अब आपको यह समझना है कि भाई जैसे R1 और R2 वाला है, ये कोई प्रभात कुमार है, वो कह रहा है कि 80 अमाइनो एसिड्स हैं। भाई साहब आपको मैंने इसलिए तो बुलाया नहीं क्लास में कि आप मुझे ज्ञान दीजिए, जितना पढ़ा रहा हूं उस पर बिल्कुल सटीक रहिए आप, ठीक है। पढ़ाने मैं आया हूं, तू नहीं। तो पहले तो ये क्लियर कर, प्रभात कुमार, अगर तो आप ऑफलाइन के हैं तो मुझे काउंटर पे मिलिए, और अगर ऑनलाइन के हैं तो व्हाट्सअप करिए, जवाब मैं दूंगा आपको बिल्कुल सही से। अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक है, तो ध्यान रखिए बात आप, ठीक है, हमेशा हर फील्ड में। चलें आगे। हाँ, इसलिए मैंने पहले ही फोकस करवा दिया आपको कि आपको ध्यान किस पे देना है। हाँ, क्योंकि हमें तो प्रोटीन बनाने वाले अमाइनो एसिड से मतलब है अभी तक, बाकियों से नहीं। सही है बात या नहीं। तो आप बताइए कि जो R1 है और उससे R2 वाले अमाइनो एसिड की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये अमाइनो एसिड नहीं है, बोलो, ये कीटो एसिड है, इसमें कीटोन ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप है और साथ में एसिडिक ग्रुप है, तो ये कीटो एसिड है। ये कहता है कि अगर मुझे क्या मिल जाए, क्या मिल जाए, तो मैं क्या बन जाऊंगा, क्या बन जाऊंगा। सही है बात या नहीं। तो R1 वाले से रिक्वेस्ट करी कि यार तेरा अमाइनो ग्रुप मुझे दे दे, और R1 वाले ने अपना अमाइनो ग्रुप उसे दे भी दिया। अब जब दे दिया तो आप बताओ कि भाई अब बन गया है R2 वाला अमाइनो एसिड। सही है बात या नहीं। और R1 वाला हो गया कीटो एसिड। अब आप बताओ कि ये जो एसिड मैं रेड कलर में लिख रहा हूं ना, ये वाला, ये अभी क्या था, क्या था, क्योंकि इसके पास एक कीटोन ग्रुप था, क्या था, एक, और साथ में एक, हाँ, एक कीटोन ग्रुप और एक, तो कीटो एसिड था। अब R1 वाले ने अपना अमाइनो एसिड इसको दिया, तो बोलो ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो ग्रुप फ्रॉम वन अमाइनो एसिड टू अनदर एसिड। अमाइनो एसिड मत बोल देना, अगर वो अमाइनो एसिड होता फिर ट्रांसफर करने की जरूरत ही कहां थी। सही है बात या नहीं। और फिर वो सिंपल एसिड भी किस में बदल गया, अमाइनो एसिड में बदल गया। इसलिए इस प्रोसेस को बोला है ट्रांस एमिनेशन। क्या बोला है, क्या बोला है, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, यस और नो। क्या बोला है, क्या बोला है, सही है बात या नहीं। यहां तक बात क्लियर है आपको, हाँ या ना। तो आप बताएंगे कि भाई जिसने हाइड्रोजन दिए, मतलब अमोनिया ग्रुप दिया, NH3+ दिया, हाइड्रोजन नहीं NH3+ दिया, बोलो उसे बोलेंगे हम अमाइनो डोनर। और जिसने ये अमाइनो ग्रुप लिया उसे बोलेंगे अमाइनो, क्या बोलेंगे, अमाइनो। और अब आप बताओ कि भाई ये जो एसिड है ना R1 वाला, ये अब ये एक कीटो एसिड हो गया। अगर आपसे पूछूं मैं कि भाई ये जो R1 वाला एसिड था वो कौन सा एसिड था, तो मैं कहूंगा ग्लूटामिक एसिड। अब इसने क्या किया, अपना अमाइनो ग्रुप दे दिया किसी और को,
तो बोलो ये फिर से कीटो एसिड बन गया। कौन सा कीटो एसिड? बोलो जिससे ये बना था। फिर से क्या करेगा ये? अमाइनो ग्रुप लाके फिर से R1 वाला बनेगा। इस बार बोलो R2 की जगह R3 वाला आ जाएगा कि बिलाओ वो मुझे दो अमाइनो ग्रुप, तूने R2 को दिया था। R3 वाला भी बन गया, ये फिर से जाएगा, फिर से लेके आएगा R4, R5, R6, यूं करते करते R20 तक के सारे अमाइनो एसिड बनवा देगा। R20 तक के सारे अमाइनो एसिड्स बनवा देगा। सही है बात या नहीं? हाँ या ना? यस और नो? अच्छे से। और अगर ऐसा हो गया कि R20 तक के सारे अमाइनो एसिड बन गए तो इसका मतलब ये हो गया कि ग्लूटामिक एसिड एक कॉमन है, उससे बाकी सारे बन जाते हैं। हाँ या ना? लेकिन ना एक बात और आपको यहां समझनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी। वो बात ये है कि भाई ये तो चलो आप ट्रांस एमिनेशन प्रोसेस पढ़ रहे हो एक कीटो एसिड के लिए, लेकिन आप ये समझो कि अगर ट्रांस एमिनेशन की मैं बात करूं तो ट्रांस एमिनेशन एक सिंपल एसिड के लिए भी हो सकता है। जैसे कि बोलो ग्लूटामिक एसिड प्लस पायरुविक एसिड, तो बनने वाले अमाइनो एसिड का नाम है एलेनिन। क्या नाम है? तो आप बताइए कि अगर अमाइनो ग्रुप ग्लूटामिक एसिड से एक सिंपल एसिड पायरुविक एसिड को दे दिया जाए, और पायरुविक एसिड कीटो एसिड नहीं है, सही है बात या नहीं? तो उसे अगर दे दिया जाए तो भी अमाइनो एसिड बन जाता है। इसका मतलब सिंपल, अगर आप अमाइनो ग्रुप किसी एक सिंपल एसिड को भी देते हैं तो भी अमाइनो एसिड बन सकता है। एक तो ये, और दूसरा एग्जांपल आपको याद करना है, बोलो ग्लूटामिक एसिड प्लस ओ ए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, अगर इसको दिया जाए तो बनने वाले अमाइनो एसिड का नाम है एस्पार्टिक एसिड। क्या नाम है? एस्पार्टिक एसिड एक, एलेनिन एक, एस्पार्टिक एसिड एक, एलेनिन एक। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? यस और नो? एलेनिन एक, एस्पार्टिक एसिड एक। सही है बात या नहीं? हाँ या ना? पक्का? बढ़ू आगे और याद करो एनसीईआरटी पेज नंबर 219। अगर आपने फोटोसिंथेसिस ठीक से पढ़ा था तो C4 पाथवे के 219 नंबर पेज के थर्ड पैराग्राफ की पहली लाइन याद है? इसमें लिखा था कि इट टर्न फॉर्म देन अदर चार कार्बन एसिड, मतलब ऑक्सैलो एसिडिक एसिड की बात थी कि ये चार कार्बन के एसिड मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड में बदलता है। और मैंने कहा था जनरली तो मैलिक एसिड बनता है, लेकिन कभी कभी क्या बनता है, और एस्पार्टिक एसिड का बनना होता है ट्रांस एमिनेशन। और उस दिन मैंने ये भी बोला था कि ट्रांस एमिनेशन जो है क्या, वो मैं पेज नंबर 204 पे पढ़ाऊंगा और आज पढ़ा भी रहा हूं। तो ये बात आपको C4 पाथवे के लिए भी याद करनी है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? कि अगर कोई पूछ लेना कि भाई एस्पार्टिक एसिड कैसे बनता है, तो ये बात भी पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये है और ट्रांस एमिनेशन प्रोसेस से बनता है, ये भी है। यहां तो कोई डाउट किसी को हो तो खड़े हो। कोई ऐसी बात जो लगे कि समझ नहीं आई तो बताओ। बातें सारी एनसीईआरटी की चल रही हैं, है बेटा? हाँ तो रिवर्स तो होता ही है ये। इधर आप इधर से अगर आपने लिया है तो किसी और को भी तो दे सकते हो, लेकिन पहली बार तो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में जुड़ के तो ग्लूटामिक एसिड बनेगा। अब बाकी अमाइनो एसिड कोई और बना लो ट्रांस एमिनेशन से, क्या दिक्कत है? बढ़े भी आगे। पायरुविक एसिड एक, नहीं नहीं, एलेनिन एक अमाइनो एसिड है। ब्रैकेट में देख किसके लिखा मैंने अमाइनो एसिड? हाँ NH2 ना, NH3+। हाँ, आयनिक फॉर्म में ही जाता है ये। वो तो अमीनो अमीनो ग्रुप की बात कर रहा है, वो अमीनो ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन जाएगा आयनिक फॉर्म में, क्योंकि नाइट्रोजन से आगे जो काम करते हैं ना बच्चे, आयनिक फॉर्म में काम करता है। अगर CO2 आएगी तो आयनिक फॉर्म में काम करेगी, नाइट्रोजन आएगी तो आयनिक फॉर्म में काम करेगी, तो जाएंगे ही आयंस की फॉर्म में। ठीक है? ट्रांसफर ऑफ NH2 ग्रुप की बात सही है, लेकिन NH2 ग्रुप एक बेसिक ग्रुप है, बोलो ऐसे। NH2 ग्रुप एक, और बेसिक ग्रुप का मतलब है जो हाइड्रोजन ले सके, तो इसलिए मैं NH3+ को लिख रहा हूं। नीचे थ्योरी में डायग्राम में भी यही है आपके पास। बढ़ू मैं आगे?
हाँ हाँ, सब में कहते हैं, में भी यही चलता है। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं ना, रिएक्शन के अंदर सबस्ट्रेट का तो रिडक्शन होगा। बढ़े आगे, और कोई, और सुना क्या हाल है, यहां तो कोई दिक्कत? पक्का? हाँ बेटा। कैसे हैं आप? अभी मैंने ट्रांस एमिनेशन पढ़ाया सिर्फ, ये वाला फ्लो। आप उससे नीचे का पैराग्राफ पूछ रही हैं, आप भी और आप भी, और वहां तक पहुंचा नहीं मैं अभी। मैं कह रहा हूं ट्रांस एमिनेशन तक कोई डाउट है तो बताओ। जरूरी नहीं है, एसिड कोई भी यूज हो सकता है। और मैं कह रहा हूं कि एनसीईआरटी ने हमें ये जो फ्लो चार्ट समझाया है ना ट्रांस एमिनेशन में, वो कीटो एसिड से समझाया है। लेकिन हमेशा कीटो एसिड से ही अमाइनो एसिड बने ये जरूरी, इसके दो एग्जांपल अलग दिए हैं मैंने आपको। बढ़े आगे, और कोई प्रॉब्लम? ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी लिख सकते हैं। चलो, अब मैं आपको बताऊं, ट्रांसलोकेशन की बात कर रहे हैं हम, कि हमने जो नाइट्रोजन फिक्स करी है ना, उसके ट्रांसलोकेशन की बात करते हैं कि भाई उसको लेकर जाना है हमें कहीं। सही है। आप बताइए, था अमाइनो एसिड एच। अच्छा, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है आपको, है भाई? सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच लिखूं, और सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच लिखने के साथ NH2 लगाऊं अल्फा कार्बन, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है आपको? पक्का ना? बढ़ूं फिर मैं आगे? ठीक है। तो आपको अब बताना है कि ये एक अमाइनो एसिड है, क्या है ये? एक, अगर आप इसमें एग्जाम्पल किसका लें, ग्लूटामिक एसिड का। सही है। तो ग्लूटामिक एसिड में कार्बन कितने हैं? कितने कार्बन है? 5। अब हुआ क्या कि भाई मैंने ये बोला कि भाई मैंने रूट के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करवाया है। तो जैसे मैं बात करूं कि ये टॉपिक जो है, मतलब स्ट्रक्चर जो है वो रूट है, ये स्ट्रक्चर जो है वो शूट है। तो यहां पर हमने अमाइनो एसिड्स बना लिए हैं, बना लिए। इन अमाइनो एसिड को अब शूट पार्ट की तरफ हमें लेकर जाना है। किस तरफ? शूट पार्ट की तरफ लेकर जाना है, हाँ या ना? तो आप बताइए कि जब हम अमाइनो एसिड को शूट पार्ट की तरफ ट्रांसलोकेट करवाएंगे, तो जो अमाइनो एसिड है उसमें एक ग्रुप प्रेजेंट है, OH ग्रुप। एक है कार्बोक्सिलिक और एक है NH2। इन तीनों को अगर कंपेयर करें तो OH हाईली रिएक्टिव है, हाँ या ना? तो जब मैं इसको यहां से ऊपर लेकर जाऊंगा, तो ये हो सकता है कि अपने OH ग्रुप से किसी के साथ भी रिएक्ट कर ले और अमाइनो एसिड रहे ही ना, हाँ या ना? लेकिन हम चाहते हैं कि ट्रांसलोकेशन सही से हो। तो हमने क्या किया, इस अमाइनो एसिड को, इसका जो OH ग्रुप है, कौन सा, उसे हमने रिप्लेस कर दिया है बाय NH2 ग्रुप। किससे रिप्लेस कर दिया? तो वही बात की, अल्फा कार्बन था, ये H था, ये R था, ये NH2 था, इधर C डबल बॉन्ड O, और OH की जगह लगा दिया क्या? क्लियर है बात या नहीं? आप बताइए कि अगर किसी अमाइनो एसिड के OH ग्रुप को NH2 से क्या कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, तो बनने वाली स्ट्रक्चर को एमाइड कहते हैं। बनने वाली स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अब अगर ये एक एसिड ग्लूटामिक एसिड था, तो इधर एग्जांपल लो कि ये जो एमाइड है वो ग्लूटामीन है। क्या है? क्या है? क्या है? तो ग्लूटामीन है। कौन है? अगर तो आप ग्लूटामिक एसिड से बना रहे हैं तो ग्लूटामीन है। सही है बात या नहीं?
अब ग्लूटामीन में कार्बन कितने हैं और ग्लूटामिक एसिड में भी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ या ना। और ट्रांसलोकेशन की एफिशिएंसी भी बढ़ गई, क्योंकि अब जो इसका हाईली रिएक्टिव ग्रुप कौन था, उसकी जगह लेस रिएक्टिव ग्रुप NH2 जोड़ दिया गया है। तो ट्रांसलोकेशन की एफिशिएंसी, एक तो अमाइड की फॉर्म में जाने का फायदा है ये, और दूसरा फायदा क्या है कि अगर आप यहां नाइट्रोजन देखेंगे ना, अमाइनो एसिड में तो एक ही है NH2 ग्रुप के साथ, लेकिन अमाइड के साथ दो नाइट्रोजन जाएंगे। तो बताइए नाइट्रोजन कार्बन रेशो जो है वो एमाइड का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अमाइनो एसिड, हाँ या ना। नाइट्रोजन कार्बन रेशो जो है वो एमाइड का एज कंपेयर टू अमाइनो एसिड, अमाइड का क्या, समझ रहे हैं मेरी बात, यस और नो, अच्छे से, कोई प्रॉब्लम। तो दो फायदे हो गए एमाइड की फॉर्म में जाने के, एक एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसलोकेशन बढ़ गई है क्योंकि लेस रिएक्टिव ग्रुप जोड़ दिया आपने, और दूसरा नाइट्रोजन कार्बन रेशो हाई रहता है, हाँ या ना। आपको प्लांट्स के लिए कॉमन एमाइड्स याद करने हैं दो, एक तो याद करना है ग्लूटामीन, लास्ट पैराग्राफ की पहली लाइन ही है, और दूसरा है एस्परजीन। कौन है, तो दो याद करने हैं, एक तो कौन और दूसरा कौन, एस्पार्जीन। समझ रहे हैं बात या नहीं। एस्पार्टिक एसिड से बनेगा तो क्या बोलेंगे, और ग्लूटामिक एसिड से बनेगा तो क्या बोलेंगे, ग्लूटामीन। क्लियर है बात। लेकिन सेकंड लास्ट लाइन में एक एक्स्ट्रा प्लांट लिखा है सोयाबीन, सोयाबीन प्लांट में ये तो जाएंगे ही जाएंगे, इन दो को तो जाना ही जाना है, किस किस को, ग्लूटामीन और एस्पार्जीन को, हाँ या ना। लेकिन साथ में एक तीसरा यूरिडेज और ट्रांसपोर्ट कर सकता है, एक और तीसरा यूरिडेज लिखा हुआ है, देखो इसमें सोयाबीन से आगे सेकंड लास्ट लाइन में लिखा है यूरिडेज, UREIDES। यूरिएज एंजाइम था और यूरिडेज एमाइड है जो कि सोयाबीन में जाता है, किसमें, सोयाबीन में। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई बात जो समझ नहीं आई हो, हाँ भाई, आपको बढ़े आगे, पक्का। यहां तक आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई है। अब जो बातें बता रहा हूं, बता तो एनसीईआरटी की रहा हूं, लेकिन नाइट्रोजन साइकिल को पूरा कंपाइल करके, और कुछ एग्जांपल्स जो आपको याद करने ही करने हैं, है ना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। आप बताइए, हमने एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब किया था किसको, वेरी गुड, कर ही नहीं सकते, प्लांट नाइट्रोजन गैस एब्जॉर्ब भी नहीं करता, आप करवा देते हो नहीं है। आप लोग भी तो, आपने ब्रीथिंग पढ़ ली, तो उसमें भी सर ने बताया गैसें जाती बहुत है लेकिन काम ऑक्सीजन आती है, क्योंकि नाइट्रोजन को यूज करने वाला एंजाइम ही नहीं है हमारे पास, नहीं क्या। तो नाइट्रोजन गैस का बोलो हुआ फिक्सेशन, क्या हुआ है, और फिक्सेशन से क्या बना, बोलो, नाइट्रोजन पूल ऑफ सॉइल, जिसमें तीनों चीजें आती है, नाइट्रेट भी, नाइट्राइट भी और अमोनिया भी। और इस नाइट्रोजन पूल ऑफ सॉइल को किसने लिया, प्लांट्स ने अपटेक किया, प्लांट्स को एनिमल्स ने खाया, सही है। दोनों ने अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट किया, दोनों की हुई डेथ, दोनों की क्या हुई, डेथ होने के बाद डीकंपोजिशन हुआ, क्या हुआ, जिससे क्या बना, क्या बना, आप बताओ। प्लांट सेल जब यूज करती है तो किसको यूज करती है, सही है बात या नहीं। यहां देखो अमोनिया बना था ना बायोलॉजिकल क्लासिफिक मतलब फिक्सेशन से, बायोलॉजिकल फिक्सेशन से नाइट्रोजनेज से क्या बना था, और प्लांट सेल ने अमोनिया को अमोनियम आयन की फॉर्म में यूज किया था, हाँ या ना। और आज बताओ कि जब हम इसमें क्या करवा रहे हैं, डीकंपोजिशन, तो दोबारा बनेगा भी क्या, मतलब जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए थे तो यूज अमोनिया का हुआ था,
और आज जब डिकम्पोज कर रहे हैं तो निकल भी अमोनिया ही रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को हमने नाम दिया था अमोनिफिकेशन। क्या नाम दिया था? कहां पर हो रहा है ये? कौन करवा रहा है? बोलो बैसिलस, बोलो बैसिलस वल्गैरिस। ये एक बैक्टीरिया है। हालांकि बैक्टीरिया और भी पढ़ाए जाते हैं, बैसिलस माइकोइड्स, बैसिलस रेमोसस, लेकिन आपको जो याद करना है वो बैसिलस वल्गैरिस याद करना है डीकंपोजर में। ये कॉमन एग्जांपल है, पूछा जा सकता है, इसलिए पता होना चाहिए। फिर आप बताइए कि जो अमोनिया बनी है, क्या बनी है? इसमें से कुछ अमोनिया तो उड़ गई, वॉलेटाइल हो गई, और कुछ पोर्शन इस अमोनिया का एब्जॉर्ब कर लिया किसने? क्योंकि प्लांट सॉइल से अमोनिया भी तो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द अमोनिया कन्वर्ट हो गई NO2 माइनस में, और मोस्ट ऑफ द नाइट्रेट कन्वर्ट हो गया NO3। थोड़ा बहुत तो नाइट्रेट बोलो प्लांट भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सही है। नाइट्रेट जो है वो थोड़ा बहुत तो प्लांट भी एब्जॉर्ब, तो अमोनिया और नाइट्राइट बनते हैं तो प्लांट उसे एब्जॉर्ब करता है, लेकिन ज्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब नहीं करता। प्लांट सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन नाइट्रेट का करता है। किसका? किसका एब्जॉर्प्शन करता है? आप बताइए। अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्राइट से नाइट्रेट का फॉर्मेशन कहलाएगा नाइट्रिफिकेशन। क्या कहलाएगा? कहां पर होता है? क्योंकि इसको भी करवाने वाले बैक्टीरिया ही हैं। जैसे अमोनिया से नाइट्राइट बनाने वाले बैक्टीरिया याद करोगे नाइट्रोकोकस, और याद करोगे नाइट्रोसोमोनास, लेकिन नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने वाला है नाइट्रोबैक्टर। क्या नाम है? क्या नाम है? बताइए। तीनों ही बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रो, आर कीमो सिंथेटिक या कीमो ऑटोट्रोफ होते हैं। केमिकल रिएक्शन से निकलने वाली एनर्जी से, बोलो, केमिकल रिएक्शन से निकलने वाली अपना फूड बनाते हैं। ऐसे एंजाइम्स को केमिकल रिएक्शन से निकलने वाली एनर्जी से अपना फूड बनाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कीमोसिंथेटिक या कीमो ऑटोट्रोफ कहा जाता है। ऑटोट्रोफ वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। फोटो ऑटोट्रोफ पढ़े हमने, प्लांट्स लाइट एनर्जी से खाना बनाते हैं। और कीमो ऑटोट्रोफ में इनको याद रखना है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर। यहां पर ये एग्जांपल है। साथ ही साथ पेज नंबर 19 पर डाइवर्सिटी में बैक्टीरिया, 19 नंबर पेज पे, 19 नंबर पेज पे यू बैक्टीरिया के पहले पैराग्राफ में लास्ट की 4-5 लाइनों में लिखा गया है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स, बोल्ड करके लिखा है एनसीईआरटी ने। और ये भी लिखा है कि भाई जब ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज, तो उससे निकलने वाली एनर्जी से अपना फूड बनाते हैं। तो अमोनिया से नाइट्राइट का बनना ऑक्सीडेशन, और नाइट्राइट से नाइट्रेट का बनना भी ऑक्सीडेशन। क्लियर है बात आपको? हाँ या ना? बताइए। ये जो नाइट्रेट बना है ना, NO3 माइनस, कौन बना है? इसका मैक्सिमम पोर्शन तो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन तो, मैक्सिमम पोर्शन तो प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि प्लांट्स सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन किसका करते हैं। लेकिन इसकी कुछ अमाउंट फिर से किस में बदल गई? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। इस प्रोसेस को बोलेंगे डी नाइट्री। डी नाइट्री। कहां पर होता है ये काम? और यहां बैक्टीरिया याद करो, थायोबैसिलस और स्यूडोमोनास। क्या क्या याद करोगे? थायोबैसिलस और, थायोबैसिलस और नाइट्रेट से
नाइट्रोजन गैस बनाने वाला, और ये हार्मफुल एक्टिविटी समझाई थी मैंने आपको। ये सारे एग्जाम्पल जो बोर्ड पे लिख रहा हूं ये याद करने कंपलसरी है आपको, ठीक है बात। पेज नंबर 201 पे ना नाइट्रोजन साइकिल के डायग्राम के ठीक नीचे की तरफ आपको ये मिलेंगे, जहां इक्वेशन लिखी गई है उसके नीचे के दोनों पैराग्राफ में नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, थाइरोबैसिलस, स्यूडोमोनास सब है। बैसिलस वल्गैरिस नहीं है, लेकिन मैंने लिखा है क्योंकि ये कॉमन एग्जांपल है डीकंपोजर का। यहां तक क्लियर है बातें आपको, हाँ या ना? लेकिन एक काम की बात और सुनना बढ़िया सी आप मुझसे, वो बात ये है कि भाई नाइट्रेट से प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रेट को, यूज थोड़ी करते हैं, यूज तो अमोनिया को करते हैं। आप बताइए यहां प्लांट सेल जब नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करेगा तो यूज करने के लिए उसको कन्वर्ट किसमें करेगा? सही है बात या नहीं? तो नाइट्रोजन में से ऑक्सीजन क्या हो रही है? बाहर, और हाइड्रोजन, तो बोलो रिडक्शन हो रहा है ना नाइट्रेट का। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तो यहां एंजाइम काम करता है, बोलो नाइट्रेट रिडक्टेज। कौन सा एंजाइम है? कौन सा एंजाइम है? बोलो प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स। कोई भी प्लांट नाइट्रोजन को नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में तो यूज नहीं, लेकिन सॉइल से सबसे ज्यादा नाइट्रोजन किसकी फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है? सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन किसकी फॉर्म में है? किसकी फॉर्म में? तो हर प्लांट नाइट्रेट को यूटिलाइज करना तो जानता है, नाइट्रोजन गैस को फिक्स करना नहीं जानता प्लांट, क्योंकि नाइट्रोजनेज सिर्फ मोनेरा किंगडम में और किसके पास है ही नहीं, और प्लांटी किंगडम के किसी ऑर्गेनिज्म के पास नाइट्रोजनेज एंजाइम तो है ही नहीं। तो इसका मतलब प्लांट नाइट्रोजन गैस को डायरेक्ट यूज करना तो जानते, लेकिन वो सॉइल से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब तो करते हैं। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन किसकी फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन किसकी फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है? नाइट्रेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है, हाँ या ना? तो हर प्लांट नाइट्रेट को यूटिलाइज करना तो जानता है, हर प्लांट नाइट्रेट को यूटिलाइज करना तो, सही है बात या नहीं? और अगर हर प्लांट नाइट्रेट को यूटिलाइज करना जानता है तो हर प्लांट में नाइट्रेट रिडक्टेज तो होगा ना। और आप बताइए मोलिब्डेनम, पीछे से तीसरा बेंच चौथा बच्चा, पीछे से तीसरा बेंच फोर्थ नंबर का स्टूडेंट, जिसके सामने ऑरेंज कलर की बोतल है, बाहर खड़े हो जाइए बच्चे, वो ब्लैक पर्दे के पास आप, वहां पर जल्दी से। ऐसे सिलेक्शंस नहीं होते, ना ही ऐसे डॉक्टर बना जाता है, ये बात में पूरा 100% सच है। खड़े खड़े तो नहीं सोएंगी आप, मुझे ये तो पता है। चले आगे, यहां तक कोई दिक्कत? मैं आपको कहूं कि भाई नाइट्रोजनेज एंजाइम का एक्टिवेटर कौन, आप कहोगे मोलिब्डेनम। क्या मोलिब्डेनम प्लांट के लिए एक एसेंशियल एलिमेंट है? एसेंशियल मिनरल है? नहीं है ना? नहीं होता तो मिनरल्स में पढ़ाया नहीं जाता, पढ़ाया नहीं गया एसेंशियल में। फिर क्या प्लांट में नाइट्रोजनेज होता है? नाइट्रोजनेज, तो फिर मोलिब्डेनम का क्या काम? हाँ तो प्लांट में तो है ही नहीं नाइट्रोजनेज, तो पार्ट क्या क्या किसका? इस एंजाइम का। नाइट्रेट रिडक्टेज और नाइट्रोजनेज दोनों का एक्टिवेटर कौन? तो मोलिब्डेनम प्लांट के लिए एसेंशियल नाइट्रोजनेज की वजह से नहीं है, हाँ क्योंकि नाइट्रोजनेज तो प्लांट में है ही नहीं। नहीं समझ रहे आप मेरी बात, हाँ या ना? क्योंकि प्लांट में कौन सा एंजाइम है, और मोलिब्डेनम नाइट्रेट रिडक्टेज की वजह से प्लांट के लिए एसेंशियल हुआ। समझ पाए बात या नहीं? यस और नो? यहां तक कोई प्रॉब्लम? कोई ऐसी बात जो लगे समझ नहीं आई तो पूछें। हाँ, तीनों आते हैं ना सॉइल के अंदर जहां से प्लांट अपटेक करता है। हाँ, कहाँ लिखा है बता? डायग्राम देख तू अब, ऊपर से तू डायग्राम देख ऊपर से।
बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में अमोनिया भी बन रहा है, इंडस्ट्रियल में भी बन रहा है, और इलेक्ट्रिकल में भी बन रहा है, और तीनों बन रहे हैं, और तीनों को सॉइल का नाइट्रोजन पूल लिखा हुआ है। फिक्सेशन का मतलब होता है कि नाइट्रोजन को फिक्स करना, पूल का मतलब होता है कि सॉइल में जो नाइट्रोजन है, अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, तीनों। लेकिन आपको केवल पढ़ाए के दो ही गए हैं, एक तो नाइट्रेट और दूसरा अमोनिया। सही है। तो यार याद कर, नीचे इक्वेशन दे रखी है, थ्योरी देख रहा है, इक्वेशन नहीं देख रहा। उन्होंने कहा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन थी, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना, नाइट्रस ऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन जुड़ी, क्या बना, NO2 माइनस। बता, नाइट्राइट नहीं बना। क्या ये नाइट्रोजन फिक्सेशन है है लेकिन क्या ये बायोलॉजिकल है? तो मुझसे पूछ कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या बनता है, मैं कहता हूं अमोनिया, क्योंकि नाइट्रोजनेज काम करेगा और नाइट्रोजनेज अमोनिया बनाता है। अब तुम मेरे से पूछेगा सर नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या बनता है, तीनों, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन में तो बायोलॉजिकल और बायोलॉजिकल दोनों ही आ गए ना। नाइट्रिफिकेशन कहानी अलग है, तू तो वो वाली बात कर रहा है कि भाई मैं तो ये सोच रहा था कि मैं रोटी को सब्जी बोल दूं, ये तो गलत बात हो गई फिर। नाइट्रिफिकेशन अलग प्रोसेस है, नाइट्रोजन फिक्सेशन अलग प्रोसेस है। दोनों की टर्म्स एक जैसी होने की वजह से आप इसको फिक्स थोड़ी करेंगे। मैं कहूं कि जा पानी पी जा, ये बेटा पहुंच गया डोमिनोज, जो किसने कहा सर लास्ट में आपने पिज्जा बोला था, ऐसे बात थोड़ी करनी है। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? मैं वही कहना चाह रहा हूं कि सिंपल बात है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रिफिकेशन टर्म्स सुनने में सेम सेम लग रही है, इसका मतलब ये थोड़ी कि प्रोसेस सेम हो गया। नाइट्रोजन गैस का अमोनिया में कन्वर्जन क्या है, फिक्सेशन, हाँ या ना? यहां नाइट्रोजन का रिडक्शन होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं बायोलॉजिकल में, हाँ या ना? लेकिन जब हम नाइट्रेट से क्या बनाते हैं, नाइट्रेट, अमोनिया से नाइट्रेट, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। सेम कैसे हो गए प्रोसेस है? मैंने यहां बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन लिखा क्या? अगर मैं बायोलॉजिकल लिखता तो मैं यहां नाइट्रोजन पूल नहीं, मैं केवल अमोनिया की बात करता। क्लियर है बात अब आपको? पक्का? या केवल इस वजह से कह रहे हैं कि मेरे को और सुनना पड़ेगा? नहीं, उसके बेशर्म होना पड़ेगा उसके लिए। अगर सीखना चाहते हो तो बेशर्म होना पड़ेगा, है ना? और अगर इस फीलिंग की वजह से बोल रहा है कि नहीं नहीं अमोनिया, और अगर फिक्सेशन बोलोगे तो सारे ही आ गए ना। इसलिए मैंने यहां लिखते टाइम इस बात का खास ध्यान रखा कि मुझे केवल क्या लिखना है, बस। आगे बढ़े, चलो जी, चैप्टर आपका ये हो गया कंप्लीट, है ना? अब आप खोलो पेज नंबर 154 दोनों के लिए। पेज नंबर 154, टॉपिक का नाम है एंजाइम्स। हाँ होता है ना, ये नाइट्रोजनेज और नाइट्रेट रेडक्टेस की फंक्शनिंग के लिए, लेकिन अपने को सिलेबस में है ही नहीं तो याद करने की जरूरत नहीं है। फिर भी तू सोच ले कि अगर तेरा सिलेक्शन इसी की वजह से रुका हुआ है तो तू मिल सकता है मुझसे, मना किसी बात के लिए नहीं, कभी भी नहीं है। जितना आता है वो बताऊंगा मैं आपको, इसके लिए मना कभी नहीं करता, लेकिन क्लासरूम में आउट ऑफ द सिलेबस ज्यादा बातें नहीं करनी अपने को, फिर अपना सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। वो एरो उल्टा है, तेरे को कटवाया हुआ है मैंने, अब तू ज्ञान बांट रहा है कि भाई मेरे को पता है दूसरों को नहीं पता। मैं वही तो कह रहा हूं ना तुझे। ये क्या दिखाना चाह रहा है कि भाई पेज नंबर 201 पे नाइट्रोजन साइकिल का जो डायग्राम है ना, उस डायग्राम में क्या डी नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस लिखा हुआ है, सही है? तो उसमें क्या एरो दोनों तरफ जा रहा है, देखो आप। तो एरो मैं कटवा देता हूं कि बेटा डी नाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है नाइट्रेट से अमोनिया, नाइट्रोजन गैस बनना ऊपर की तरफ। तो वो दोनों तरफ के एरो को काट दो, और इसने काट भी रखा है बढ़िया से, समझ रहे हैं? इसको पता भी है ये बात,
क्योंकि पिछले साल मैंने तो पढ़ाया है इसको, लेकिन उसको ये लग रहा है कि सर ने हमें नहीं बताया, मतलब हमें बता दिया, इनको नहीं बताया। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? तो इसके लिए क्लास के बाद इसको थैंक यू बोलते हुए निकलना सभी। चलो भाई आगे बढ़े, नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। प्लांट फिजियोलॉजी तो कंप्लीट हो गई है एज ऑफिशियल, लेकिन एक टॉपिक है एंजाइम, जो प्लांट फिजियोलॉजी के साथ ही पढ़ाया जाता है, तो उसको पढ़ा रहा हूं, फिर एनाटॉमी शुरू करेंगे। एंजाइम्स क्या हैं? बोलो। एंजाइम्स हैं बायो कैटालिस्ट। बायो, सबसे पहली बात तो समझनी है कि एंजाइम है क्या? कैटालिस्ट है। बायो कैटालिस्ट है मतलब कैटालिस्ट तो है ना। कैटालिस्ट उन केमिकल्स को कहा जाता है जो रेट ऑफ रिएक्शंस को चेंज कर देते हैं, या तो बढ़ा देंगे या, अब ये रिएक्शन केमिकल भी हो सकती है और फिजिकल भी, हाँ या ना? गलत बात। ये केवल केमिकल रिएक्शन के लिए काम करते हैं, फिजिकल रिएक्शन के लिए काम नहीं करते। रीजन क्या है कि जो एंजाइम्स हैं वो अपने आप में केमिकल्स हैं, और केमिकल्स केमिकल रिएक्शन के लिए काम कर रहे हैं, ना कि फिजिकल रिएक्शन के लिए। फिजिकल रिएक्शन का मतलब होता है फिजिकल फॉर्म बदल रही है लेकिन केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज, जैसे वाटर लिक्विड H2O, आप उसे जमा दो, बर्फ बना दो सॉलिड, तो भी वो H2O ही रहेगा। और आप उसे वेपराइज कर दो वाटर वेपर्स की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में, तो भी वो H2O ही रहेगा। लिक्विड फॉर्म में भी H2O है, गैस फॉर्म में भी H2O है, सॉलिड फॉर्म में भी H2O है। फिजिकल स्टेट बदल रही है लेकिन केमिकल कंपोजिशन, ऐसी रिएक्शंस में एंजाइम काम करते ही नहीं है। एंजाइम काम करने के लिए केमिकल कंपोजिशन का चेंज होना जरूरी है। तो अल्टीमेटली एंजाइम्स आर कैटालिस्ट फॉर द केमिकल रिएक्शंस। एंजाइम्स आर कैटालिस्ट फॉर द केमिकल रिएक्शंस। एनसीईआरटी ने हमें यहां केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल दिया है बहुत बढ़िया सा, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। बोलो BaOS2 बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 converts into BaSO4 H2O। सही है? तो आपको समझना है कि BaOS2 प्लस H2SO4 से BaSO4 जब बन रहा है, तो Ba और SO4 आपस में कनेक्ट हो गए, जुड़ गए, तो बना बेरियम, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन ने मिलकर क्या बना दिया? सही है बात या नहीं? इसका मतलब पहले जो केमिकल बॉन्डिंग थी वो बैरियम और हाइड्रोजन के बीच और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में थी, लेकिन अभी बैरियम और सल्फेट के बीच में हो गई। मतलब यहां केमिकल कंपोजिशन बदला, तो बताएंगे कि जो ओल्ड बॉन्ड है क्या है, वो ब्रेक हो गए। बोलो ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक हो गए और न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो गया। सही है बात या नहीं? तो ओल्ड बॉन्ड्स तो क्या हो गए और नए बॉन्ड्स का, बताइए जहां बॉन्ड टूटते हैं जिन केमिकल्स में बॉन्ड, उन्हें कहा जाता है सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट, और जिनमें नए बॉन्ड बनते हैं उनको कहते हैं हम प्रोडक्ट। सही है बात या नहीं? तो एक केमिकल रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट पढ़ोगे आप, और एंजाइम केमिकल रिएक्शन की रेट को चेंज कर देते हैं, या तो, और या फिर, चेंज का मतलब बढ़ाना घटाना दोनों ही है, हाँ या ना? लेकिन किसके लिए? अब आप बताओ, ऑल केमिकल रिएक्शंस ऑफ लिविंग्स इज मेटाबॉलिज्म। लिविंग में चलने वाली सभी केमिकल रिएक्शंस का नाम, तो बताइए एंजाइम्स वर्क इन केमिकल रिएक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसीलिए एंजाइम्स को कैटालिस्ट की बजाय बायो कैटालिस्ट कहा जाता है, क्योंकि ये लिविंग की केमिकल रिएक्शंस में काम करते हैं। किसमें काम करते हैं? लिविंग की केमिकल रिएक्शन में काम करते हैं, इसलिए नाम बायो कैटालिस्ट है। सही है बात, हाँ या ना?
अब आप बताइए कि जो कैटालिस्ट होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये है कि भाई रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता क्या है। बोलो, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम इज नॉन एज। सही है बात या नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि इस रिएक्शन में BaSO4 बेरियम सल्फेट, Ba बेरियम के 100 मॉलिक्यूल 1 मिनट में बने, बेरियम सल्फेट के, बेरियम सल्फेट के, हाँ या ना, यस और नो, तो रेट हो जाएगी 100 मॉलिक्यूल्स पर मिनट पर यूनिट टाइम के हिसाब से। लेकिन अगर इसमें आ गया कैटालिस्ट तो या तो वो रेट को बढ़ाएगा, तो बोलो 150 मॉलिक्यूल पर मिनट कर देगा, या घटाएगा 50 मॉलिक्यूल पर मिनट कर देगा, तो कैटालिस्ट कैटालिस्ट काम कर रहा है। यस और नो। और एनसीईआरटी ने क्या किया है कि रेट जो है ना, रेट, इसके लिए कई जगह पे टर्म वेलोसिटी भी लिखी है। दुखी मत होना, रेट को वेलोसिटी भी कह सकते हैं, बस वेलोसिटी बोलने के लिए डायरेक्शन डिफाइनिंग होनी चाहिए, हाँ या ना। और केमिकल रिएक्शन में जो एरो लगाते हैं ना हम, एरो, ये डायरेक्शन ही तो डिफाइन करता है कि केमिकल रिएक्शन इधर चल रही है, हाँ या ना, यस और नो। ये एरो डायरेक्शन ही डिफाइन करता है कि केमिकल रिएक्शन इधर चल रही है, हाँ या ना। समझ रहे हैं मेरी बात अच्छे से। तो ध्यान रहिएगा, रखिएगा इस बात का। फिजिक्स पढ़ते हैं ना, फिजिक्स, सर कहते हैं ट्रेन आ रही है, ईस्ट से वेस्ट जा रही है, इस वेलोसिटी से जा रही है, क्योंकि ईस्ट से डायरेक्शन, इसलिए वेलोसिटी है। डायरेक्शन गिवन हो तो वेलोसिटी बोलते हैं, रेट को ही वेलोसिटी बोला जाता है जब क्या हो। इसलिए बार बार रेट वेलोसिटी कहीं लिखा हो तो दुखी होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आप बताइए, बायो कैटालिस्ट हैं, कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को या तो, या फिर जो कम करते हैं वो होते हैं नेगेटिव कैटालिस्ट, और जो बढ़ाते हैं वो होते हैं, और एंजाइम बताओ हमेशा बढ़ाता ही है रेट ऑफ रिएक्शन को हमेशा, इसलिए एंजाइम्स को पॉजिटिव बायो कैटालिस्ट कहा जाता, एंजाइम्स को पॉजिटिव बायो कैटालिस्ट कहा जाता। क्लियर है बात या नहीं, हाँ या ना। इसका बढ़िया एग्जांपल एनसीईआरटी हमें दे रही है कि CO2 प्लस H2O कन्वर्ट्स इनटू H2CO3। ये एक केमिकल रिएक्शन लिविंग की है, और आपने इसको सर्कुलेशन में पढ़ा था बाइकार्बोनेट आयन बनाते टाइम, हाँ या ना। अब आप बताओ कि अगर ये केमिकल रिएक्शन विदाउट एंजाइम चले, बोलो केमिकल रिएक्शन बिना एंजाइम के भी चल सकती है, क्योंकि जो कैटालिस्ट होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं। बोलना ऐसे, कैटालिस्ट क्या करते हैं, चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, हाँ या ना। और कैटालिस्ट खुद क्या रहते हैं, अनचेंज्ड, खुद क्या रहते हैं। आप अभी देखो इस रिएक्शन में एंजाइम नाइट्रोजनेज काम में लिया था हमने, हाँ या ना। और मैंने कहा था जैसे रिएक्शन पूरी हुई तो यही एंजाइम दोबारा काम कर रहा है, क्योंकि एंजाइम थोड़ी बदलता है, हाँ या ना। तो कैटालिस्ट का ये नेचर होता है कि कैटालिस्ट खुद क्या रहता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है। इसका मतलब रिएक्शन बिना एंजाइम के भी हो सकती है, हाँ या ना। रिएक्शन, अगर ये केमिकल रिएक्शन विदाउट एंजाइम चलती है तो आप बताओ बनेंगे 200 मॉलिक्यूल पर आवर। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे 1 घंटे में, पर आवर 200 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, हाँ या ना। लेकिन अगर इस रिएक्शन में आ जाए एंजाइम, एंजाइम का नाम है कार्बोनिक, कार्बोनिक, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में, बोलो विद एंजाइम, रिएक्शन की रेट हो जाएगी 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। इसका मतलब एनसीईआरटी कहते हैं 10 मिलियन टाइप रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। और आज तक का एंजाइम जो नॉन हमें फास्टेस्ट है उसका नाम कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, एक चीज। दूसरा, एंजाइम खुद अनचेंज रहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं, इसका मतलब रिएक्शन बिना एंजाइम के भी। तो क्या मेटाबॉलिज्म बिना एंजाइम के चल सकता है, हाँ या ना। बोलो, मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग्स। सही है बात या नहीं, क्या मेटाबॉलिज्म बिना एंजाइम के पॉसिबल है,
क्या मेटाबॉलिज्म बिना एंजाइम के पॉसिबल है? हाँ या ना? पक्का? तो क्या बिना एंजाइम के हम जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते। उसका रीजन क्या है कि जो एंजाइम्स होते हैं ना, एंजाइम्स, वो हमारी रेट केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिज्म की रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं? कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जो बहुत फास्ट चलती हैं, कुछ ऐसी हैं जो बहुत स्लो चलती हैं, कुछ ऐसी हैं जो मॉडरेट चलती हैं, कुछ ऐसी जिनको कंट्रोल किया जाता है टाइमली। फास्ट स्लो, स्लो फास्ट मॉडरेट ऐसे किया जाता है। तो बताइए, हमारी बॉडी में चलने वाली सभी केमिकल रिएक्शंस की रेट सेम डिफर है? तो हमारी बॉडी नॉन इक्विलिब्रियम में रहती है। केमिकल रिएक्शंस के नाम पर हम किस में रहते हैं? अगर ये काम नहीं करेंगे तो सारी रिएक्शन लगभग एक ही रेट पर आ जाएंगी और बॉडी किस में आ जाएगी? इक्विलिब्रियम पे। किस पे आ जाएगी? और जहां इक्विलिब्रियम होता है वहां फंक्शन जीरो होता है। और हमारी बॉडी फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल है। तो हमें इक्विलिब्रियम में रहना है, नॉन इक्विलिब्रियम में। इसलिए एनसीईआरटी ने एंजाइम टॉपिक शुरू करने से पहले 153 नंबर पेज पे आपको पहले लिविंग स्टेट पढ़ाई है। और लिविंग स्टेट में यही बातें लिखते हुए एनसीईआरटी ने फिर बोल्ड करके लिखा कि हेंस द लिविंग स्टेट इज नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेज टू परफॉर्म वर्क। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? कि अगर आप वर्क परफॉर्म करना चाहते हैं, आप लिविंग रहना चाहते हैं, आप फंक्शनल रहना चाहते हैं, तो आपको इक्विलिब्रियम में रहना है, नॉन इक्विलिब्रियम में। और उसमें रखने की हेल्प कौन करता है? एग्जैक्टली पेज नंबर 154 का जो केमिकल रिएक्शन वाला पैराग्राफ है ना, वो मैंने पूरा पढ़ा दिया आपको पेज नंबर 155 पे इंक्रेडिबल इनडीड तक। ठीक है, तो इसको पढ़ के आना है आपको। बाकी मैं कल पढ़ाऊंगा। एंजाइम वाला पैराग्राफ ऊपर का नहीं पढ़ाया अभी। हाँ जी बेटा।